नमस्कार, सैनपल चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण वर्मा। तो दर्शकों, जैसे आप जानते हैं कि हम कोई ना कोई विषय लेके आपके सामने रूबरू होते हैं। आज का हमारा जो जम्मू स्पीक्स में विषय रहेगा कि हाल ही में हमारे जम्मू कश्मीर के सीनियर लीडर जो हैं, उन्होंने अपनी जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी, उनसे रिजाइन दे दिया था। इस वक्त मेरे साथ हैं चौधरी हुसैन अली वफा जी हैं। आइए उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं और जानते हैं कि क्या कारण रहे कि उन्होंने 10-12 साल से वो जुड़े हुए थे पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी से, क्या कारण थे कि उन्होंने रिज़ाइन दिया। इसी संदर्भ में हम चर्चा करेंगे आज। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं चौधरी हुसैन अली वफा जी से। आपका स्वागत है जी हमारे कार्यक्रम में। शुक्रिया। चौधरी साहब, आप ये बताएं कि आप पिछले 10-12 साल से पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े हुए थे, तो क्या कारण रहे कि आपने रिजाइन देना पड़ा आपको? देखिए, कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन अब जो काज हुआ है, वो मेन काज जो है, वो महबूब जी की जो स्टेटमेंट आई श्रीनगर से इस तिरंगे झंडे के ऊपर, वो मेन काज बन गया। दूसरी, इससे पहले जो था कि गुपकार मीटिंग हुई, उसमें ऑल पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंग हुई, उसमें जम्मू खित्ते को टच नहीं किया गया, जबकि जम्मू में पीटीपी की एक शाख यहाँ पे भी है और यहाँ बाकी साथी हैं पुराने, बहुत पुराने पीडीपी के, जिन्होंने ये पार्टी साथ में रह के बनाई। हम लोग बाद में आए, हमने भी अपनी जगह मेहनत की पार्टी को ऊपर उठाने में, जितना हो सकता था। हम एमएलए तो दे नहीं सके, लेकिन हमने वोट बैंक ज़रूर दिया जहाँ से। तो एमएलए हमारे पुंछ रजौरी से हमारे एमएलए निकले और चनाब वैली से हमारे बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट जो बड़ी कम मार्जिन से आ रहे हैं, ऐसे लोग थे हमारे साथ। लेकिन कश्मीर के अंदर कोई, मुझे ये समझ नहीं आई कि महबूबा जी इतनी बड़ी पर्सनालिटी की बेटी, जो कि हिंदुस्तान के अंदर काबिल तारीफ़ और नेशनलिस्ट इंसान, मैं कहता हूँ कि मुफ्ती साहब जैसा कोई नहीं हो सकता। और उस शख्सियत ने कश्मीर के अंदर तिरंगा झंडा, जब वो कांग्रेस में थे, ये तिरंगा झंडा लेके वो कश्मीर में घूमा करते थे। और उस वक्त किन किन परेशानियों का उन्होंने सामना किया, वो तो अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो मुफ्ती साहब भी जानते हैं। उस हालात में तिरंगा झंडा लेके कश्मीर के अंदर घूमना बहुत बड़ी बात है। तो ऐसी शख्सियत की बेटी होना बहुत फ़ख्र की बात है। मैं ये समझता हूँ कि महबूबा जी के जो इर्द गिर्द पॉलिटिकल जो एडवाइज़र उनके, जो उनको चला रहे हैं आज, उन लोगों की गाइडेंस के ऊपर जम्मू को इग्नोर किया गया, जम्मू की लीडरशिप को इग्नोर किया गया, इनकी ज़रूरत नहीं समझी गई। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी जम्मू की लीडरशिप को बुलवा सकती है, तो महबूबा जी भी बुलवा सकती थी। आपका कहने का मतलब यह है कि अगर गुपकार जो अलायंस किया है इन्होंने, अगर आप लोगों को बुलाया होता तो आप पार्टी नहीं रिजाइन करते? हम अपने जो पॉइंट्स थे उस पर बात करते हैं ना। हम ये नहीं कहने देते उनको कि ये तिरंगे झंडे वाली जो बात है, इसको कैसे वो कैसे कहते। हम उनको पक्का बताते कि इस तरीके नहीं, इस तरीके से कहिए, हमने जम्मू में पार्टी को सरवाइव कराना है। और आप ये बताएं कि पिछले कई सालों से ये बयान दे ही रहे हैं, ये नई बात तो नहीं है कि उन्होंने दिया, फिर आज क्या सोचना पड़ा कि आपको आज के दिन ही रिजाइन देना पड़ा? क्या कारण? देखिए, इससे पहले जो इनने स्टेटमेंट दी थी, जिसमें ये कहा था कि तिरंगे झंडे को कंधा देने वाला नहीं होगा जी, उस पर भी यहाँ जम्मू में बहुत बवाल हुआ, जहाँ लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किए। तब क्यों चुप थे आप? तब आप जुड़े रहे पार्टी से? देखिए, एक दफ़ा तो कोई इंसान गलती कर सकता है, जी, लेकिन रोज़ रोज़ तो गलती एक्सक्यूज़ नहीं होती है। जब पहली दफ़ा इन्होंने कहा, तो हमने ये किसी भी तरीके से करके, हमने बेग साहब इतनी गुड पर्सनैलिटी, वो भी पीडीपी पार्टी को बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है और मुफ्ती साहब के साथी हैं। तो हमने उनके पास रिक्वेस्ट की कि ये जो तिरंगे झंडे वाली बात है, अगर आप आके पार्टी ऑफिस में तिरंगा झंडा लहराएंगे, हम इससे पहले भी झंडा चढ़ाते रहे, तो हमें ये प्रॉब्लम नहीं आई। आज जो है लोगों के दिल और दिमाग में एक बात बैठ गई है कि पीडीपी जो है ये एंटी नेशनल है, तो ऐसा ना लगे लोगों को कि हम उनके साथ नहीं हैं। तो उनको रिक्वेस्ट की हमने, तो उन्होंने आगे तिरंगा झंडा पार्टी ऑफिस में होस्ट किया। तो वो 26 जनवरी का झंडा, इसी 26 जनवरी जो इसमें 20 में गई है, तो उससे जो रोष था लोगों का वो कम हो गया।
वफा साहब, आप पिछले कई सालों से, मैं भी देख रहा हूँ आपको, आप पहले बीएसपी में थे, एमपी के इलेक्शन भी लड़े आपने, तो क्या कारण था, क्या सोच के आपने पीडीपी ज्वाइन की थी? देखिए, जब मैंने बहुजन समाज पार्टी से इलेक्शन लड़ी तो मैंने 50,000 वोट वहाँ से लिया। मुझे पता है कि वो ऐसे हालात थे कि जब नया नया बम बम बोले का यहाँ लैंड रो का इशू था, तो बहुत तकसीम हो चुकी थी ये हमारे लोगों की आपस में। लेकिन फिर भी बहुत अच्छा वोट लोगों ने दिया मुझे, पूर्ण सरजोरी से वोट मिला लोगों को, यहाँ से भी लोगों के साथ मिला, तो इसलिए मुझे 50,000 वोट मिला। लेकिन प्रॉब्लम एक थी कि मैं जम्मू के लोगों को, जिनने 50,000 आदमी ने जिनने मुझे वोट दिए हैं, तो उनके कुछ अपने भी अपेक्षा होती है कि हमारा जो कैंडिडेट है ये हमारे काम करेगा। जब काम करने का टाइम था तो पार्टी सेंटर की थी, वहाँ पे हमारी दोबारा सरकार भी नहीं बन पाई। तो हमने एक सोच बनाई कि हमें रियासत की कौन सी पार्टी है जो रीजन पार्टी हो, जिसमें हम लोगों के काम कर सके। तो नज़र घुमा के देखा तो सबसे बेहतरीन इंसान जो था वो जनरल सेव करे मुफ्ती साहब को, तो वो उनके ऊपर नज़र खड़ी हुई कि इस इनसे बढ़िया सेकुलर इंसान कोई नहीं हो सकता। क्योंकि पीडीपी के अंदर हमने देखा है कि एमएलए कश्मीर से जीते, जितनी भी सरकार बनाई वो कश्मीर की वजह से बनी, लेकिन जम्मू को उन्होंने इग्नोर नहीं किया। जम्मू में मैडम शांति देवी थी, उनको एमएलसी बनाया, वेद महाजन जी को एमएलसी बनाया, त्रिलोक सिंह बाजवा जी को मेंबर पार्लियामेंट बनाया। इट मीन इससे बड़े सेकुलर इंसान कौन हो सकता है कि उन्होंने जम्मू को भी अच्छी नज़र से देखा। तो हमने कहा यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ मान सम्मान भी रहेगा और लोगों के काम भी होंगे, और मुफ्ती साहब जैसे इंसान का हमारे ऊपर हाथ रहेगा, इनकी शफकत रहेगी। तो उस वजह से हम पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में आ गए। और जब मैंने ज्वाइन की, डे 1 से लेके हमने कभी बैठने का नाम ही लिया। अगर मुफ्ती साहब ने पुंछ में 2.5 महीने 3 महीने कहा, हम 3 महीने वहाँ पे काम किया। तो इस पार्टी को जितना हो सकता है मजबूत करने में हाथ वो हमने पूरा अपनी ताकत लगाई। तो यही मेन काज था कि मुफ्ती साहब की वजह से ही, कि जिन्होंने ये पार्टी बनाई और अच्छा मंशूर लेके बैठे और एक लोगों को अल्टरनेटिव दिया दूसरी रियासत में, दूसरी एक पार्टी का। आप ये बताएं बाबा जी, क्या कोई प्रेशर था आपके ऊपर कि आप लोग जैसे काफ़ी देर से जुड़े थे, आप भी जुड़े थे, वेद महाजन जी जुड़े थे, फिर बाजवा साहब एमपी भी रहे हैं, पूरा कैरियर उन्होंने दिया है पीडीपी को, तो क्या कोई प्रेशर था आप लोगों के ऊपर? नहीं, ऐसा कुछ प्रेशर सर, वैसे हमारे हर्ट कर गया महबूजे की स्टेटमेंट जो सेकंड टाइम में आई। तो अब लोगों के इमोशंस जुड़े हुए हैं इस तिरंगे झंडे के साथ। अब मैं दूसरे की क्या बात करूं, मैं अपनी बात करता हूं कि मैंने इस तिरंगे झंडे के नीचे ओथ ली है, और जिस बंदे ने ओथ ली हो कि इस तिरंगे झंडे के साथ हमने जीना है, मरना है, और हमें जो ओथ दी जाती है वो तिरंगे झंडे के नीचे हमारे हाथों के ऊपर बाइबल, गीता, कुरान और ग्रंथ साहब, ये हमारे हाथों के ऊपर से, और तिरंगा झंडा जो हमारे हाथों के ऊपर से निकलता है। और अपने अपने धर्म गुरु जो है वो एक ओथ दिलाते हैं कि अपने मुल्क के लिए, अपने तिरंगे झंडे के लिए, और अपने अवाम के लिए, और अपनी सरहदों की रखवाली के लिए आखिरी गोली, आखिरी सांस, आखिरी कतरा देना पड़ा तो हम इसको आखिरी कतरा भिजवा अपने मुल्क वफा के जी, लिए। मैं आपकी बात को काटना चाहूँगा, क्योंकि इस तरह के बयानबाजी अक्सर हमने सुने हैं कि इन्होंने देश विरोधी बयानबाजी दी ही दी है। तो क्या तब नहीं आपको ध्यान आया कि मैं एक एक्स आदमी मैन हूँ, तो हमें नहीं रहना चाहिए इस पार्टी में? देखिए, अगर आपको लगता है कि मुफ्ती साहब का कोई ऐसा बयान है तो मुझे बता दीजिए। मुफ्ती साहब के टाइम में कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं हो सकती, क्योंकि मुफ्ती साहब जो थे वो बहुत विजनरी और बहुत बड़ी सोच रखने वाले, हिंदुस्तान के पहले होम मिनिस्टर मुसलमान वो बने, इट मीन के सेकुलर इंसान थे। आज महबूबा जी भी, मैं कहता हूँ वो एंटी नेशनल नहीं है, लेकिन उनसे जो स्टेटमेंट दिलाई जाती है उससे हमें जो जम्मू के और कश्मीर के अंदर जो खाई पड़ती है, हमारे भाईचारे में भी खाई पड़ती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सियासत में जो भी उनके साथ सियासत का कोई एडवाइज़र जुड़ा है वो गलत जुड़े हुए हैं। तो मेहरबानी करके इनको ऐसी एडवाइस ना करें जिसमें कि हमारे भाईचारे में या किसी चीज़ में फ़र्क आता हो। तो इसलिए हमने ये जो पार्टी को अलविदा कह दिया। जी वफा साहब, आप हमें ये बताएं कि जैसे आने वाले दिनों में आप क्या क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की, क्या करेंगे आप जम्मू कश्मीर के लिए? देखिए, हम तो सोशल आदमी हैं, सोशल वर्कर हैं, हमने अपना काम तो करना ही है। तो जो पॉलिटिकल वर्कर होता है उसको कहीं भी जाने की या किसी से कमिटमेंट लेने की या करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, वो अपने स्पेस खुद बना लेता है।
तो हम जहाँ भी जो भी करेंगे मिल बैठ के, जितने साथी हमने अभी रिजाइन किया, अभी तो आपको 3 ही साहिबान दिखे हैं, तो अभी कुछ टाइम के बाद और देखिए कितने लोग हमारे साथ आते हैं। जब वो सब साथी आ जाएंगे फिर बैठ के हम एक स्ट्रेटजी बनाएंगे कि हम एक आगे आगे का क्या लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा। क्या आप समझते हैं कि जो ये गुफकार अलायंस बनाया गया है जी, किस तरह का काम करेंगे? ये क्या अक्सर भेदभाव तो किया जाता है, जम्मू के साथ कश्मीर के साथ अलग, तो जम्मू के साथ अलग, लद्दाख के साथ अलग, तो क्या कहेंगे आप? ये अभी जो अलायंस हुआ है तो क्या करेंगे ये? देखिए मैं एक बात तो क्लियर कर देना चाहता हूँ, चाहे पीडीपी हो चाहे बीजेपी हो, मुफ्ती साहब का बहुत बड़ा विजन था। उन्होंने नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिला के सरकार बनाई। यही बीजेपी है, यही पीडीपी थी। अब एक दूसरे के ऊपर जो जितने मर्जी इल्ज़ाम तराशी करें, लेकिन एक टाइम में इन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज़ करके और रियासत को बहुत बेहतरीन सरकार देने का वायदा किया। अब ये जो गुपकार की मीटिंग है, अगर ये कहते हैं या समझते हैं कि हम कश्मीर के लीडरशिप और कश्मीरियत को देख के और कश्मीर को देख के ही हम सरकार बनाएंगे और यहाँ पे बेहतरीन लोगों की नुमाइंदगी करेंगे, मुझे नहीं लगता। जब तक आप जम्मू को साथ नहीं लेते, आज तो यूटी बन गई है, हमें लगता है कि शायद स्टेटहुड मिल जाए, तो अगर स्टेटहुड मिल जाती है तो जम्मू और कश्मीर को जब मिल के, जम्मू से चाहे आपकी सीटें निकले ना निकले, लेकिन आपको जम्मू के लोगों को लेके चलना पड़ेगा साथ में, तभी आप अच्छी हुकूमत कर सकते हो। मैं कहता हूँ, समझता हूँ कि पुंछ में एमएलए निकले पीडीपी के, वो भी तो इधर से जम्मू की तरफ से निकले हैं। तो इन लोगों को अगर छोड़ के आप सिर्फ कश्मीर की बात करेंगे, मुझे तो हैरानगी लग गई कि इतनी बड़ी मीटिंग आप करने जा रहे हो, या मुँह से सिख कम्युनिटी के लोग भी लेने थे, यहाँ से हिंदू भाई भी जो पॉलिटिकल लीडर थे वो भी आपने बुलवाने थे, क्योंकि सिर्फ कश्मीर के ऊपर इलेक्शन नहीं हो सकती, जम्मू के लोग भी हैं आपके साथ, तो उन्होंने बुलाने चाहिए थे। और हमारी पीडीपी में लीडरशिप में जो ये रोष आया है, ये भी इसी वजह से आया है कि इन्होंने जम्मू को टच ही नहीं किया। आप ये बताएं कि प्रश्न तो बड़े सारे हैं, एक और सवाल करूंगा। जैसे अभी कानून निकला है लैंड का, तो क्या सोचते हैं आप, क्या सही कदम है ये? देखिए, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, ना तो कोई कश्मीर जाएगा, ना कोई लद्दाख जाएगा, ना कोई पुंछ राजौरी जाएगा, ना डोडा भद्रवाह किश्तवाड़ जाएगा। जिन लोगों ने भी आना है तो जम्मू खिते में आना है। और जिस आदमी को आप लैंड दे रहे हो, आपको उनकी शीट रोल का क्या पता है? हम तो यहाँ जम्मू में रहते हैं, जम्मू वाले तो एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, ये किसका बेटा है, कहाँ का, कौन से गांव का है। तो एक तो डॉक्यूमेंटली भी हर ऑफिसर को पता है कि ये कौन से इलाके का है, तहसीलदार भी जानता है, पटवारी भी जानता है। यहाँ जब फर्द कटेगा, पटवारी को क्या पता है ये कौन सा बंदा है, क्या करके आया है, क्या करेगा आगे। जैसे आज देख रहे हैं कि जो क्राइम यूपी में और बिहार में हो रहा है, तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों से यहाँ क्राइम बढ़ जाएगा। लैंड तो अपनी जगह रही, लेकिन क्राइम इतना हो जाएगा कि हम जम्मू के लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी इस चीज़ में। ये गवर्नमेंट ने क्या सोच के ये फैसला किया है, ये वो जाने, लेकिन ये हमारे जम्मू के लोगों के लिए उनके हित में नहीं है। क्या बीजेपी या जो अपनी पार्टी है उसमें जाने का है कोई इरादा आपका? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमारा किसी के साथ कोई ऐसा कमिटमेंट नहीं है, ना हमने किसी को टच किया है, ना हमारी किसी के साथ कमिटमेंट है, ना कोई हमारे ऊपर कोई प्रेशर है, ऐसा कुछ नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय दिया। शुक्रिया जी, थैंक यू जी, थैंक यू। तो दर्शकों, जम्मू स्पीक्स में इस वक्त मेरे साथ थे चौधरी हुसैन अली वफा जी। इन्होंने यही बताया कि हमारा दिल हर्ट किया गया, इसलिए हमने ये पार्टी छोड़ी। पहले मुफ्ती साहब थे, इसलिए हम इस पार्टी से जुड़े हुए थे। यही कारण था कि हमें गुफकार जो अलायंस बनाया गया उसमें भी शामिल नहीं किया गया, जम्मू को इग्नोर किया गया। तो यही कारण रहा कि हमने पीडीपी को अलविदा कहा। तो अब यही देखना है कि ये आने वाले दिनों में क्या सोचते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मुझे किरण वर्मा को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार।